डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का जो भी एग्जाम्पल्स है और जो भी एक्सरसाइज है, चाहे वो थ्योरी पार्ट हो या फिर न्यूमेरिकल पार्ट हो, उसको हम लोग कवर कर रहे हैं एलिगेंट पॉइंट्स में। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 आ चुका था और पार्ट 1 में हम लोग मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। एक एग्जाम्पल बचा हुआ है, तो आज के लेक्चर में हम लोग जो एक एग्जाम्पल बचा हुआ है उसको सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद जो एक्सरसाइज है उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल बचा हुआ था जिसको कि हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। इस एग्जाम्पल में क्या बोला जा रहा है, पहले इसको समझते हैं क्या बोला जा रहा है इस एग्जाम्पल में। A wire of given material having length L and area of cross section A has a resistance of 4 ohm. What would be the resistance of another wire of the same material having length L upon 2 and area of cross section 2A? इस प्रॉब्लम को पहले समझते हैं। क्या बोल रहा है कि कोई भी एक पार्टिकुलर मटेरियल है, मटेरियल हैविंग लेंथ एल एंड ये वायर है, अच्छा सॉरी, ये वायर है, एक पार्टिकुलर मटेरियल का बना हुआ है ये वायर। और इस वायर का लेंथ कितना है, जैसे मान लेते हैं कि ये एक वायर है, ठीक है। इस प्रकार से होगा, ये सिलेंडर के फॉर्म में होगा, कोई भी वायर होगा तो सिलेंडर के फॉर्म में होगा। तो इस वायर का जो लेंथ है ना, वो कितना दिया हुआ है, वो एल दिया हुआ है, ठीक है। इसका लेंथ एल दिया हुआ है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ए दिया हुआ है, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहने का मतलब है कि है तो ये सिलेंडर के फॉर्म में, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा इसका, सर्कल होगा, क्योंकि बहुत सारा सर्कल से कंबाइन होकर के ही ये सिलेंडर बना होगा। तो इसको समझना है, क्रॉस सेक्शन का कहने का मतलब है कि एक पार्टिकुलर सर्कल का बात हो रहा है। इस जो ये सिलेंडर है इसमें बहुत सारा सर्कल कंबाइन होके बना है। तो ठीक है, क्रॉस सेक्शन हम लोग समझ चुके हैं। इसका लेंथ एल है, एरिया ए है और इसका रेसिस्टेंस जो है वो कितना है, 4 ओम है। 4 ओम है इसका रेसिस्टेंस। तो ये 4 ओम ये दिया हुआ है डाटा। अच्छा, इसमें पूछा क्या गया है कि व्हाट वुड बी द रेसिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल। अच्छा, एक दूसरा वायर भी है, सेम मटेरियल का है और उसका जो लेंथ है ना वो इससे कम है, हालांकि यहाँ पे कम बना नहीं। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A है, ठीक है। इसको हम लोग बनाते हैं फिगर से, प्रॉपर फिगर बनेगा तो मजा आएगा पढ़ने में। इसका लेंथ हाफ है, इससे मतलब इतना होगा और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो 2 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस है। तो इसका मतलब इस प्रकार से होगा ये, ठीक है। ये वायर है, ठीक है, इस तरह से होगा ये वायर, ठीक है। इसका जो लेंथ है वो क्या है, एल अपॉन 2 है और एरिया जो है इसका वो क्या है, 2A है, ठीक है। और मटेरियल दोनों के केस में सेम है, यहाँ पर भी उसी मटेरियल का बना हुआ है ये वायर और यहाँ पर भी उसी मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया है कि व्हाट वुड बी द रेसिस्टेंस ऑफ अनदर वायर। इसका हमको रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोला है, क्योंकि मटेरियल दोनों का सेम ही रहा, लेकिन इसका लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया जो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो चेंज हो गया, ठीक है। तो हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए रेसिस्टिविटी के बारे में आप जानते होंगे कि रेसिस्टिविटी जो है वो ये जब ये दोनों मटेरियल सेम है तो इसका जो रेसिस्टिविटी होगा, इसको कि हम लोग रो से डिनोट करते हैं, इसका जो रेसिस्टिविटी होगा वही इसका भी रेसिस्टिविटी होगा, ठीक है। ये दोनों डिफरेंट नहीं है, लेंथ डिफरेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है। अच्छा, हो सकता है कि हो सकता है नहीं होगा ही, रेसिस्टेंस इसका 4 ओम है, इसका रेसिस्टेंस कुछ और आएगा जो कि हमको फाइंड करना है। और हम लोग पढ़े क्या थे कि जो रेसिस्टेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, ऐसा क्वेश्चन भी है आपके एक्सरसाइज में। तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर
और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऐसा हम लोग पढ़े थे ना। और यही रेसिस्टेंस, जब ये प्रोपोर्शनल को हम लोग चेंज कर रहे थे इक्वल टू में, तो एक कांस्टेंट लगा रहे थे। ये हम समझाएं आपको कि क्यों कांस्टेंट होना चाहिए, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होना चाहिए। तो ये जो कांस्टेंट हम लोग लगा रहे थे उसी को रो बोल रहे थे। और ये रो क्या है, यही रेसिस्टिविटी है। आर क्या है, रेसिस्टेंस है, और रो जो है रेसिस्टिविटी है। इसी से रिलेशन आया था, ठीक है। तो इसी रिलेशन को हम लोग यूज करके यहाँ इसका रेसिस्टिविटी पहले फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से अगर आप रेसिस्टिविटी देखना चाहें तो क्या मिल जाएगा आपको, रो इक्वल टू यहाँ से क्या मिल जाएगा, आर ए मिल जाएगा। इसको रीअरेंज बस हम कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अपॉन एल मिल जाएगा, ठीक है। और कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे क्या यूज कर लिए हम। तो यहाँ से हम रेसिस्टिविटी इसका फाइंड कर लेते हैं। और हम देख रहे हैं ना कि दोनों का मटेरियल जब सेम है तो रेसिस्टिविटी सेम रहेगा। तो इसका अगर हम रो फाइंड करें तो रो क्या आ जाएगा, आर ए अपॉन एल। तो आर कितना है हमारा 4 ओम है, और इसका एरिया कितना है, एरिया यहाँ पे ए हम कंसिडर किए हैं क्योंकि यहाँ पे बताया है कि एरिया जो है क्रॉस सेक्शन ए है, तो हम ए राइट डाउन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसका लेंथ कितना है, एल है। तो इस वायर का मतलब इस केस में, फर्स्ट केस में जो रेसिस्टिविटी आया वो इतना आया। और हम आपसे लास्ट लेक्चर में पूछे भी थे कि रेसिस्टिविटी का यूनिट किस प्रकार से आया है, तो इसका यूनिट ओम मीटर होगा, ठीक है। ये रेसिस्टिविटी हो गया हमको पता। अब यही रेसिस्टिविटी यहाँ पर भी तो होगा क्योंकि मटेरियल सेम है। तो यहाँ पे रेसिस्टिविटी का जब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो रो के प्लेस पे यही वैल्यू सेम टू सेम वैल्यू रख लें हम, कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो रख लेते हैं भाई, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम, और रो के प्लेस पे ये वैल्यू रख लेते हैं, 4 इंटू ए। तब देखते हैं जो हमसे पूछा गया था उसका वैल्यू हमको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। 4 इंटू ए अपॉन एल, यही है रेसिस्टिविटी। और इक्वल टू अगर यहाँ पे लिखें हम तो R2 लिखते हैं इसको हम, ये R2 है और ये R1 था, ठीक है। R1 इक्वल टू 4 था, ठीक है। तो इसको R2 लिख रहे हैं हम ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो R1 और R2 में। तो R2 इसको लिखे हैं हम, और एरिया यहाँ पे क्या हो गया है, 2A हो गया है ना। तो R2 इंटू 2A लिखेंगे हम इस कंडक्टर के केस में या इस वायर के केस में 2A लिखेंगे। और लेंथ इसका क्या हो गया है, L अपॉन 2 हो गया है। तो L अपॉन 2 मतलब नीचे में बाय 2 है, या फिर आप ऊपर में भी इंटू 2 कर सकते हैं, मीनिंग सेम ही है। तो ऊपर में इंटू 2 कर दिए हम, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। अब यहाँ से आप क्यों R2 का वैल्यू मिल सकता है क्या, हाँ मिलेगा। देखिए L यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी है L, दोनों जगह से कैंसिल आउट हो गया L। और यहाँ पर भी A है, यहाँ पर भी A है, तो बचेगा क्या, इधर पे 4 बचेगा और इधर क्या बचेगा, R2 बचेगा। और A तो दोनों साइड से कैंसिल हो ही गया था, इंटू 4 बचेगा, ठीक है। और यहाँ से अगर हम और आगे बढ़ें तो R2 का वैल्यू क्या मिल रहा है हमको, R2 इक्वल टू मिल रहा है हमको 4/4। मतलब ये कितना मिला हमको, 1 ओम मिला। मतलब इस वायर का जो रेसिस्टेंस हो गया ना वो 1 ओम हो गया, जबकि इसका 4 ओम था। देखिए इसका लेंथ अगर हम हाफ कर दिए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो डबल कर दिए तो इसका जो रेसिस्टेंस है वो क्या हो गया, ये 4 था और ये हमारा कितना निकल के आया, 1 ओम निकल के आया। तो 1/4 हो गया इसका रेसिस्टेंस, ठीक है। यहाँ तक आप समझ लिए होंगे इस प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है और क्या सॉल्व करना है हम लोगों को, ठीक है। ठीक है, जिसका जो थिक वायर है उसका एरिया ज़्यादा होगा। अब एरिया ज़्यादा होगा अगर थिक वायर का, तो रेसिस्टेंस इसका कम होगा, मतलब R2 इज लेस देन R1 होगा ना ऐसा। और जिसका रेसिस्टेंस कम होगा उसमें इजीली करंट मूव कर सकता है। तो करंट इजीली किस में मूव करेगा, थिक वायर में मूव करेगा ना, ठीक है। तो इसका आंसर थिक वायर होगा। लेकिन यहाँ पे मिस्टेक से थिन वायर लिखा हुआ है, इसको हम करेक्ट कर देते हैं, बाकी ये सही है। और ये कहाँ से आया है, और यहाँ पे एज्यूम क्या किया गया है
यहाँ पे एज्यूम किया गया है कि लेंथ जो है इस कंडक्टर का वो कांस्टेंट है। अगर लेंथ वेरी कर जाएगा तो फिर यहाँ पे दूसरा कुछ पिक्चर आ जाएगा। लेंथ जो है वो कांस्टेंट है, लेंथ को हम चेंज नहीं कर रहे हैं। बस थिक वायर के केस में एरिया ज़्यादा हो गया और थिन वायर के केस में एरिया कम हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, द करंट विल फ्लो मोर इजली थ्रू ए थिक वायर रेदर देन ए थिन वायर। ठीक है, यहाँ पे थिन होगा, थिन वायर व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। ठीक है, सोर्स भी सेम रखा गया था, सोर्स चेंज कर देंगे तो अमाउंट ऑफ करंट चेंज हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे आपको सेम सोर्स दिया गया है। सेम सोर्स, द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। मोर द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, लेस विल बी द रेसिस्टेंस एंड करंट विल फ्लो मोर इजिली। ठीक है, तो थिक वायर इसका आंसर होगा। इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं और हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ऐसा क्यों है। देखिए, आपको याद करने का जरूरत नहीं है, आप अगर समझे रहेंगे ना अच्छे से तो आप उसको लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं, कोई टफ काम नहीं है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, लेट द रेसिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स constant while the potential difference across the two ends of the component decrease to half of its former value। क्या डिक्रीज कर गया? पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर गया। व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट थ्रू इट। ठीक है, तो क्या यहाँ पे बोला जा रहा है, while the potential difference across the two ends of the component decreases to half of its former value। मतलब यहाँ पे अगर हम सर्किट डायग्राम बनाएं इसका तो किस प्रकार से बन के आएगा। मान लेते हैं कि ये कोई एक रेसिस्टर था, इस प्रकार से होगा। ठीक है, और ये किसी सर्किट में लगा हुआ होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, करंट इधर से फ्लो कर रहा होगा। और क्या बोल रहा है, लेट द रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट। इसका जो आर का वैल्यू है वो कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंपोनेंट। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है तो ये हायर पोटेंशियल पे होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल से ये इंड कनेक्ट है तो ये लोअर पोटेंशियल पे होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीजेस टू हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू। तो मान लेते हैं अगर इसका पहले का वैल्यू जो था वो भी था, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी था पहले, और अब वो कितना डिक्रीज होके हो गया है, हाफ हो गया है, मतलब अब हो गया है v/2 हो गया। ठीक है, तो जब ये v/2 हो गया, व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट थ्रू इट। और इस आपसे पूछा क्या गया है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस को हम हाफ कर दिए तो करंट जो फ्लो कर रहा था यहाँ से आई, इसमें क्या चेंजिंग आएगा। भी पहले केस में भी था, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, फर्स्ट केस में v1 जो था हमारा भी था, और सेकेंड केस में क्या कर दिए हम कि पोटेंशियल डिफरेंस को हाफ कर दिए, v2 को हम v अपॉन जितना ये था उससे हाफ कर दिए। तो और फर्स्ट केस में अगर करंट आई था, i1 था, तो सेकेंड केस में करंट क्या होगा, जिससे v यहाँ पे हाफ हो गया और r कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग ओम्स लॉ से रिलेट कर सकते हैं। ओम्स लॉ में क्या पढ़े थे कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, यही पढ़े थे ना। और इस प्रोपोर्शनल साइन को चेंज करने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट यूज कर रहे थे जिसको कि रेसिस्टेंस बोलते थे, r बोलते थे। और यहाँ पे आपको पहले ही दिया हुआ है कि जो r का वैल्यू है वो कांस्टेंट है, मतलब ये आपसे ओम्स लॉ के बारे में ही पूछ रहा है। तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i होगा। अगर v का वैल्यू हाफ होगा तो करंट का वैल्यू भी हाफ हो जाएगा। मतलब अगर करंट पहले i था i1 के केस में, तो सेकेंड केस में जो i2 होगा वो i अपॉन 2 हो जाएगा। यही होगा ना, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यही होता है। अगर v इंक्रीज कर रहा है 2 टाइम्स तो i भी इंक्रीज करेगा 2 टाइम्स। अगर ये हाफ हो रहा है v तो ये भी हाफ होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का तो यही मीनिंग ही है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, एज पर ओम्स लॉ वोल्टेज v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट i, और ये रिलेशन था।
If R is constant, then the voltage will directly proportional to the current. If voltage decrease to half of its former value, the current will also get halved. ठीक है, तो ये समझ चुके हैं हम लोग। अब हम लोग इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? व्हाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एन एलॉय रेदर देन ए प्योर मेटल? आपसे ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रिक टोस्टर या फिर इलेक्ट्रिक आयरन का जो कॉइल है वो एलॉय से क्यों बनाया जाता है, हम लोग प्योर मेटल से क्यों नहीं बनाते हैं? प्योर मेटल कॉपर से अगर हम बनाते तो क्या प्रॉब्लम हो जाता, या एल्युमिनियम से बनाते तो क्या प्रॉब्लम हो जाता? ठीक है, तो हम लोग ये जो कॉइल बनाते हैं वो किससे बनाते हैं? नाइक्रोम से बनाते हैं ना, नाइक्रोम से बनाते हैं। और ये नाइक्रोम किसका एलॉय है? ये नाइक्रोम निकेल का है, क्रोमियम का है, मैग्नीज का है और आयरन का है। तो हम लोग आयरन यहाँ पे डायरेक्ट क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, या निकेल क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? उसका क्या रीजन है, आपसे ये पूछा गया है। तो इसका आंसर, सुटेबल आंसर जो हो सकता है वो इस तरह से हो सकता है, द रेसिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज जनरली हायर देन दैट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल। समझ रहे हैं बात को? जिस मेटल से ये बना है उससे ज्यादा जो एलॉय है उसका रेसिस्टिविटी होगा। ठीक है, और हमको क्या चाहिए? हमको हीट चाहिए ना। इस इलेक्ट्रिक आयरन और टोस्टर में क्या चाहिए? हीटिंग इफेक्ट चाहिए ना हमको। अगर ज़्यादा हीट चाहिए तो हमको ज़्यादा रेसिस्टेंस वाला मटेरियल यूज करना चाहिए। तो एलॉय का जो है रेसिस्टिविटी वो ज़्यादा है प्योर मेटल से। प्योर मेटल से जो इसका रेसिस्टिविटी है वो ज़्यादा है, तो हम इसको यूज करेंगे क्योंकि ज़्यादा ये हीट प्रोड्यूस करके देगा और हमको हीट ही ज़्यादा चाहिए। तो ये तो रीजन है ही, क्योंकि इसका रेसिस्टिविटी ज़्यादा है। अब दूसरा क्या रीजन इसका है कि एलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज बर्न रीडली एट हाई टेम्परेचर्स। इसका मीनिंग क्या है? देखिए क्या होता है ना, अगर प्योर मेटल हम लोग यूज करते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे निकेल यूज कर लेते हैं हम लोग, प्योर मेटल नाइक्रोम के प्लेस पे निकेल यूज कर लेते हैं, तो क्या होता कि जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि ये तो हीटिंग इफेक्ट वाला डिवाइस है, अप्लियंस जो है इसमें तुमको हीट चाहिए ना, आयरन है। तो जब हीट बढ़ेगा तो क्या होगा ना, ये हीट बढ़ने के साथ, टेम्परेचर बढ़ने के साथ जो निकेल मेटल है वो ऑक्सीडाइज कर जाता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ ये कंबाइन कर जाएगा और ये कुछ और बना लेगा। ठीक है, तो जब ये कुछ और बना लेगा तो फिर उसका कंडक्टिविटी जो है वो वैसा, सॉरी, रेसिस्टिविटी जो है वो वैसा रहेगा नहीं। जब मटेरियल ही चेंज हो गया, हम लोग पढ़े हैं ना कि मटेरियल पे डिपेंड करता है रेसिस्टिविटी, तो जब मटेरियल ही चेंज हो जाएगा तब तो फिर उसका सारा ये प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाएगा, रेसिस्टिविटी चेंज हो जाएगा, फिर आपको हीटिंग इफेक्ट मिलेगा नहीं। तो हम क्या करते हैं कि एलॉय का बनाते हैं, और एलॉय का जो ये मेल्टिंग पॉइंट है या ये ऑक्सीडाइज जो होता है वो हाई टेम्परेचर पे होता है विथ रिस्पेक्ट टू प्योर मेटल। तो ये ऑक्सीडाइज करेगा नहीं, तो जो ये नाइक्रोम का बना हुआ था तो नाइक्रोम ही रहेगा, और हम जिस पर्पस के लिए ये अप्लियंस बनाए हैं वो हमारा पर्पस फुलफिल होता रहेगा। तो वही सारा चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक तो इसका क्या ज्यादा होता है, रेसिस्टिविटी ज़्यादा होता है एलॉय का, और दूसरा क्या होता है कि ये ऑक्सीडाइज नहीं करता है, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर पर भी ये ऑक्सीडाइज नहीं करता है एलॉय। इस वजह से हम लोग जो ये हीटिंग इफेक्ट वाला जो भी अप्लियंस है उसमें हम लोग एलॉय प्रीफर करते हैं यूज करने, इसके कॉइल को बनाने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है, यूज द डाटा इन टेबल 11.2 टू आंसर द फॉलोइंग। एक आपको टेबल दिया गया है आपके बुक में जहाँ पर कि रेसिस्टिविटी के बारे में बताया है कि कौन सा मेटल का कितना, कौन सा मटेरियल का कितना रेसिस्टिविटी होता है। तो वो टेबल आपको देखने के लिए बोला है और उसके हिसाब से आपको आंसर करने के लिए बोला गया है कि आयरन बेस्ड कंडक्टर बेटर कंडक्टर है या मरकरी। तो देखिए भाई, जिसका रेसिस्टिविटी ज़्यादा होगा, मतलब जिसका रो ज़्यादा होगा, मतलब रेसिस्टिविटी जिसका ज़्यादा होगा वो बैड कंडक्टर होगा। रेसिस्टेंस का मतलब तो यही है ना कि वो करंट के फ्लो को अपोज करता है, तो रेसिस्टिविटी जिसका ज़्यादा होगा वो बैड कंडक्टर होगा, सिंपल सी बात है। तो आप उस टेबल से देख के ये बता सकते हैं कि किसका रेसिस्टिविटी ज़्यादा है, वो बैड कंडक्टर होगा। तो उसी टेबल से हम यहाँ पे डाटा लिखे हुए हैं। रेसिस्टिविटी ऑफ आयरन जो है 10 × 10⁻⁸ है, ये -8 है, इसको आप ये मत समझिएगा। ठीक है,
ओम मीटर है, ओम मीटर देखिए इसका यूनिट यूज हो रहा है रेसिस्टिविटी का, और रेसिस्टिविटी ऑफ मरकरी जो है वो 94 इंटू 10⁻⁻8 है ओम मीटर, ठीक है, -8 है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली है। उसी टेबल से हम ये डाटा कॉपी किए हैं। तो इसमें रेसिस्टिविटी किसका ज़्यादा है, मरकरी का ज़्यादा है, 94 इंटू 10⁻8 है, यहाँ पे 10 इंटू 10⁻⁻8 है। तो ये 10 और ये 94 में इसका रेसिस्टिविटी मरकरी का ज़्यादा है। तो मरकरी का रेसिस्टिविटी ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू आयरन। इसलिए हम लोग किसको बेटर कंडक्टर इसमें मानेंगे, इस केस में आयरन को बेटर कंडक्टर मानेंगे, ठीक है। मरकरी और आयरन में अगर आपको चूज करना हो कि कौन सा बेटर कंडक्टर है, तो आयरन चूज करना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि मरकरी का जो रेसिस्टिविटी है वो आयरन से ज़्यादा है। अच्छा, फिर इसी टेबल से एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर। कौन सा मटेरियल, उस टेबल को आप देखेंगे ना, हम आपको लास्ट में दिखा देंगे कि कौन सा मटेरियल जो है बेस्ट कंडक्टर है। तो जिसका रेसिस्टिविटी सबसे लो होगा, लोएस्ट होगा जिसका, वही सबसे बेस्ट कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। तो सबसे लोएस्ट जो रेसिस्टिविटी होता है ना, वो सिल्वर का होता है, सिल्वर का। वो आपके बुक में भी दिया हुआ है ये चीज। तो सिल्वर को बेस्ट कंडक्टर माना जाता है, ठीक है। हम आपको एक बार वो टेबल दिखा देते हैं, कहाँ से वो, ये टेबल, इस टेबल का वो बात कर रहा है आपसे। तो यहाँ पे देखिए सिल्वर का सबसे कम है रेसिस्टिविटी, 1.6 है, 1.60 है। उसके बाद कॉपर का है। तो सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, सिल्वर है, उसके बाद कॉपर है, उसके बाद एल्युमिनियम है, ठीक है। तो ये अब एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, तो सिल्वर होगा एमंग ऑल दिस मटेरियल्स, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और जो इसके नेक्स्ट में एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। आज का जो प्रॉब्लम हम आपको देने वाले हैं, जिसका आंसर आप हमको कमेंट में दे सकते हैं, वो कुछ इस प्रकार से है। अगर हम किसी मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, टेम्परेचर हम अगर किसी मटेरियल का इंक्रीज कर दें, जैसे नाइक्रोम ही है या फिर और भी कोई, जैसे कोई भी मटेरियल हो, या सिल्वर ही ले लेते हैं, तो अगर हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो रेसिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अगर आप लोगों में से किसी को ये बात पता है, इसका आंसर क्या हो सकता है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और अगर मेरे लेक्चर से आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमको जता सकते हैं। हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और जो इस चैप्टर का नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे इसी प्रकार से, ठीक है। कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप हमको दे सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स।